हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लासा की ओर चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 2 पैराग्राफ हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। पेज नंबर 26 में ये तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो आइए देख लेते हैं। अब हमें सबसे बिकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर बताया गया है कि जो लेखक और सुमति थे, अब उनको डांडा थोंडला पार करना था। डांडा थोंडला तिब्बत की एक ऐसी जगह थी जो सबसे खतरनाक जगह थी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दूर तक वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता था। पहाड़ों के कोने पड़ जाते थे, वहाँ पर नदियों के मोड़ पड़ जाते थे और इसकी वजह से कोई भी आदमी एक दूसरे को वहाँ से देख नहीं पाता था। इवन ऊंचाई इतनी ज़्यादा होने के कारण आवाज़ भी वहीं की वहीं गूंज कर रह जाती थी। तो जो वहाँ पर डाकू थे वो उनके लिए सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ पर वो अपना काम बहुत आसानी से कर पाते थे। इसलिए ये सबसे खतरनाक जगह थी और यही अब जगह लेखक को पार करनी थी। आगे देखते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि तिब्बत में अगर गांव में किसी व्यक्ति का खून हो जाए तो उसकी शिनाख्त की जाएगी, पता चले कि किसने मारा है, उसके एविडेंस तैयार किए जाएं, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पता चले कि किसने मारा है। लेकिन वहाँ पर ऐसे निर्जन सुनसान स्थानों में वहाँ पर तो किसी को कोई पता भी नहीं चलता कि कौन सा आदमी गायब हो गया, कहाँ से गायब हो गया। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। लेखक कहता है कि वहाँ पर तिब्बत में उस वक्त, जिस वक्त लेखक गए थे, तो उस वक्त पुलिस पर और खुफिया विभाग पर इतना कोई खर्च नहीं करती थी वहाँ की सरकार। और दूसरी बात, वहाँ कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता था, क्योंकि वहाँ से कोई किसी को पहचान ही नहीं पाता था, पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है ना। तो इस वजह से जो वहाँ के डकैत थे वो होशियारी भी करते थे। वो करते क्या थे कि जो भी वहाँ से आदमी निकलता था पहले उसको मार डालते थे और उसके बाद ही देखते थे कि इसके पास कुछ पैसा है या नहीं। उसका रीज़न यही था कि अगर वो डाकू को मतलब उस व्यक्ति को लूटेंगे तो हो सकता है वो जान बचाकर किसी तरीके से भाग आए वहाँ से, और अगर भाग आएगा तो वो डाकू को पहचान भी लेंगे, तो पहचानने के कारण उनकी अपनी जान का खुद का खतरा है। इसीलिए वो पहले व्यक्ति को मार डालते थे और बाद में चेक करते थे कि उनके पास कोई पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। तो लेखक कहता है कि वहाँ पर हथियारों का कोई कानून नहीं था, उसकी वजह से लोग पिस्तौल बंदूक ऐसे लेते थे जैसे कि लाठी लिए घूम रहे हों। और डाकू भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा काम करते थे कि पहले लोगों को मारते थे, बाद में लूटते थे, क्योंकि अगर उनकी शिनाख्त हो जाएगी तो उन्हें अपने प्राणों का खतरा रहेगा, मतलब उनकी जान जा सकती है, सरकार उन्हें पकड़ लेगी। तो इसलिए वो किसी को भी मार देते थे पहले और बाद में ही चेक करते थे कि इनके पास क्या पैसा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर के तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो गांव में जब लेखक पहुँचे तो उनको पता चला कि थोंडला के पास खून हो गया था, लेकिन
खून की वहाँ कोई परवाह नहीं थी लेखक को और सुमति को, क्योंकि इनका जो वेशभूषा था वो भिखमंगे वाला था, यानी कि भिखारी वाला। तो इनको तो परवाह ही नहीं थी कि इनको कोई मारेगा, क्योंकि भिखारी को कौन मारता, क्योंकि डाकुओं का काम ही है लूटना। और जब डाकू देखते कि ये खुद ही भिखारी है तो उसको क्यों लूटते, क्यों मारते। तो जहाँ भी इनको खतरा लगता हल्का फुल्का सा कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति इनको दिखाई देता, तो ये अपनी टोपी निकालकर, जीभ निकालकर भीख मांगने जैसी एक्टिंग करने लगते थे। तो इनको कोई खतरा था ही नहीं। अच्छा, इसके आगे जब ये लोग बढ़े तो और ज़्यादा ऊंची चढ़ाई थी और काफ़ी सामान भी था इनके पास, तो सामान लाद कर पैदल कैसे चला जाए उतनी ऊंची चढ़ाई को। तो इसलिए लेखक ने सुमति से कहा कि दूरी काफ़ी है और ऊंचाई भी काफ़ी है, इसलिए एक काम करो कि यहाँ से लंगकोर, अब इनको लंगकोर के लिए जाना था, तो इन्होंने कहा कि 2 घोड़े कर लो, तो उसमें सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे तो मेहनत भी कम लगेगी। अब आइए पेज नंबर 27 पे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो लेखक, अब एक दिन बीत गया इनका, दूसरे दिन के लिए इनको घोड़े मिल गए और इन्होंने घोड़े कर लिए। तो घोड़ों पर सवार होकर ये ऊंचे की ओर चले, मतलब इनको अब लंगकोर की तरफ जाना था। तो जब डांडा मिला उससे पहले इन्होंने चाय पी और उसके बाद दोपहर के लगभग ये वहाँ पर डांडे के ऊपर जा पहुँचे। 17,000 ऊंचाई फीट पर ये खड़े हुए थे। इनके दक्षिण की तरफ, इनके पूरब से पश्चिम की तरफ चारों ओर इनको हिमालय के हजारों सफ़ेद सफ़ेद शिखर दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो इनके देखा इन्होंने कि जो वहाँ पर पहाड़ थे वो ऐसे थे कि उनमें ना तो बर्फ़ थी और ना ही कोई हरियाली थी, खाली पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे। और जो उत्तर की तरफ जो पहाड़ थे, जो चोटियाँ थीं, वो बहुत कम बर्फ़ वाली दिखाई पड़ती थी, मतलब सारे पहाड़ों पर बर्फ़ बहुत कम थी। और उधर जो थे दक्षिण की तरफ और पूरब से पश्चिम की तरफ, वो तो बिल्कुल खाली थे, मतलब उनमें कोई ना तो हरियाली थी और ना ही बर्फ़ थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, मतलब जहाँ पर ये डांडे में पहुँचे तो सबसे ऊंची जगह पर एक स्थान था जहाँ पर डांडे एक जगह का नाम है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर वहाँ के देवता का स्थान था और पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगों कपड़ों से उनको सजाया गया था। वहाँ पर देवता का स्थान माना जाता था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मैंने उसे मारना नहीं चाहा। तो लेखक कहता है कि जितना मुश्किल हमें चढ़ने में लगा तो उतना मुश्किल हमें उतरने में नहीं लगा। उतरने में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी। और अब घोड़े थे, इसलिए घोड़ों में तो और कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आराम से ये चल रहे थे। और इनके साथ कुछ एक आध लोग और भी थे जो वहाँ पर चल रहे थे। लेकिन जो लेखक का घोड़ा था वो काफ़ी धीमे चल रहा था और लेखक को लगा कि शायद थकावट की वजह से ही ऐसा कर रहा है, चढ़ाई अभी चढ़ के आया है, तो इसलिए लेखक ने उसे मारना आवश्यक नहीं समझा। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। तो लेखक कहता है कि जो उनका घोड़ा था वो इतना धीरे चलने लगा कि ऐसा लगा कि जैसे डॉन किस्तों एक उपन्यासकार था, एक व्यक्ति का नाम था, तो वो मस्त होकर चलता था, उसी के लिए बोला गया है। लेखक ने कहा है
कि वो इतना पिछड़ गया कि ऐसा लगा कि वो अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा है, जैसे कि वो आराम आराम जा रहा है, उसको कोई काम ही नहीं है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर के मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंगकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसको पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। लेखक बताता है कि उसका जो घोड़ा था वो इतना धीरे चल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। और अगर मैं उसे मतलब थोड़ा सा ज़ोर लगाता, मैं जैसे उसे कोशिश करता कि ये थोड़ा तेज़ चले, तो वो और रुक जाता। कुल मिलाकर इसी तरीके से धीरे धीरे चलने की वजह से सुमति तो आगे निकल गया, लेकिन लेखक काफ़ी पीछे रह गया। अब क्योंकि सुमति का जान पहचान थी रास्ते से, लेकिन लेखक को तो रास्ते की पहचान थी नहीं, इसलिए लेखक काफ़ी पीछे हो गया। एक घर मिला और उस घर में उन्होंने पूछा, क्योंकि 2 रास्ते होते हैं तब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस रास्ते से जाएं। तो ये गलत रास्ते से चले गए और जब वो काफ़ी दूर तक निकल गए और सुमति कहीं नहीं मिले, तब उन्होंने उस घर में पूछा कि लंगकोर का रास्ता यहीं से है। तो तब उनको पता चला कि नहीं, आप तो गलत दिशा में आ गए हो। तो वापस फिर लौटे और फिर उस रास्ते की ओर गए। तो इनको काफ़ी समय लग गया उस गांव तक पहुंचने में। 4-5 बजे के आसपास ये गांव के आसपास थे। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मतलब सुमति बहुत पहले पहुंच गए थे और ये घोड़े की वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। आगे कहते हैं लेखक कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो राहुल संकृत्यायन जी हैं, जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ के कुछ शब्दों का चयन वो अपने लेखन में करते हैं। तो आपने बीच बीच में कई सारी चीज़ें सुनी हैं। यहाँ पर थुक्पा नाम का भी एक पेय पदार्थ है, जो जैसे कि हम लोग जब सोने जाते हैं तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर दूध पिया जाता है, लेकिन वहाँ पर थुक्पा पिया जाता है। तो ये जो थुक्पा नाम का शब्द है ये भी वहीं से बिलोंग करता है, तिब्बत से ही। तो इस तरीके से जो मंगोल होते हैं वो काफ़ी गुस्सैले होते हैं, क्योंकि सुमति काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और इस वजह से वो गुस्से में थे। तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि मैंने जाने कितने कंडे फूंक डाले। कंडे मीन्स होते उपले जो गोबर से बनते हैं, और क्योंकि ये ऊंचाई पर थे तो वहाँ ठंड काफ़ी थी, इसलिए ठंड की वजह से ये इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो उन्होंने चाय भी पी कई बार और कंडे से अपने आप के शरीर को गर्म भी किया। तो लेखक ने तब बताया कि नहीं भाई, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ हूँ, मेरी मजबूरी थी। मुझे जो घोड़ा मिला था वो ऐसा था कि इतना धीरे चलता था, जिसकी वजह से मुझे इतना लेट हो गया। तो जब सुमति को ये बात समझ में आई तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। अच्छा, लंगकोर आ गया। लंगकोर में एक बहुत अच्छी जगह पर ये लोग ठहरे, क्योंकि यहाँ पर भी उनके यजमान थे। यजमान मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सुमति थे वो एक मंगोल भिक्षु थे, और हर एक गांव में, आसपास के गांव में, तिब्बत के हर एक गांव में उनकी यजमानी थी। तो लंगकोर नाम के गांव में भी इनकी यजमानी थी, यानी कि हर घर में इनके यहाँ से इनसे गंडे बंधवाए जाते थे, मतलब वही कपड़े की चिट बंधवाई जाती थी। तो इसलिए इनकी अच्छी खातिरदारी हुई। वहाँ पर चाय सत्तू मिला पहले, और उसके बाद में इनको सोते वक्त गर्मा गर्म थुक्पा मिला। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि थुक्पा एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो कि सोते वक्त यानी कि रात में इसको पिया जाता है। तो ये जो है लेखक ने वहाँ पर पिया। अब जो चैप्टर का कुछ हिस्सा रह गया है वो हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे।
लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको रीडिंग कर कर के एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको अपनी रीडिंग ज़रूर करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आपको समझ में ना आए अंडरलाइन करके, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप उस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी। ओके, थैंक यू।